हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी व्याकरण के 6 महत्वपूर्ण टॉपिक को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम मुहावरे और लोकोक्तियाँ, संधि विच्छेद, विभक्ति और वचन, शब्द युग्म, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और वाक्य संशोधन, इन 6 टॉपिक को एक ही वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ये 6 टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में 13 नंबर के पूछे जाते हैं। तो अगर आपको भी 13 नंबर क्लियर करना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, ताकि एक भी टॉपिक आपका मिस ना हो और आपको बार बार वीडियो ना देखना पड़े। एक ही वीडियो में सभी टॉपिक आसानी से क्लियर हो जाए। हम 6 बार यानी कि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट मुहावरों को सॉल्व करना सीखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि मुहावरे किस प्रकार से पूछे जाते हैं, उसका आंसर हमें किस प्रकार लिखना होता है, ताकि एग्जामिनर हमें 2 में से 2 नंबर दे। ठीक है, तो क्लास 12 में तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, जैसे फर्स्ट मुहावरा है, कुछ इस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में दिया रहेगा, 8 आंसू रोना। ठीक है, इस प्रकार से दिया रहेगा। अब आपको करना क्या होगा, आपको डैश लगाकर इसके आगे इसका अर्थ लिखना होगा। ठीक है, तो इसका सिंपल सा जो अर्थ होता है वो होता है अत्यधिक। ठीक है, आंसू बहाना, आंसू बहाना। ठीक है, तो 8 आंसू रोना यानी कि अत्यधिक आंसू बहाना इसका अर्थ होता है। ठीक है, तो अर्थ अब आपने लिख दिया। अब इसका आपको वाक्य प्रयोग करना है, यानी कि किसी वाक्य में इसका प्रयोग करना है। जैसे देखिए, मैंने वाक्य प्रयोग यहाँ पर किया कि अपने पिता के स्वर्गवास पर मदन के साथ परिवार के सभी सदस्य 8 आंसू रोए। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया, जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था उसका हमने यहाँ पर वाक्य में प्रयोग कर दिया, और इसी को हम कहेंगे वाक्य प्रयोग। ठीक है, तो मुहावरों को आपको इसी प्रकार सॉल्व करना होता है। मुहावरा जो दिया रहेगा उसका अर्थ लिखिए, उसको वाक्य में प्रयोग कीजिए, 2 में से 2 नंबर आपको मिल जाएगा। बट कुछ और एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, 6 देखेंगे, तो 6 अगर आप समझ लेते हैं तो आपको और देखने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले भी मैंने आपको मुहावरे बताया है। ठीक है, दूसरा देखिए क्या है, दूसरा है काला अक्षर भैंस बराबर। ठीक है, ये तो आपने मतलब कहावत सुनी होगी अपने गाँव में। तो इसका मतलब, इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, इसका अर्थ होता है बिल्कुल अशिक्षित, बिल्कुल अशिक्षित। ठीक है, काला अक्षर भैंस बराबर का मतलब होता है बिल्कुल अशिक्षित। अब देखिए, इसको वाक्य में प्रयोग कीजिए। काला अक्षर भैंस बराबर को आपको वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है, तो वाक्य प्रयोग मैंने कर दिया है। क्या किया है कि तुम अंग्रेजी का अखबार लेकर क्या करोगे। ठीक है, तुम्हारे लिए तो सब अंग्रेजी काला अक्षर भैंस बराबर है। ठीक है, देखिए हमने इसी का वाक्य में प्रयोग किया, ऐसे आपको भी करना है। अब कोई ज़रूरी नहीं है आप इसी प्रकार से सेंटेंस लिखिए, आप बदल कर भी लिख सकते हैं, पर बट एक बात ध्यान रहे कि जो आपको ये दिया गया है क्वेश्चन में उसका वाक्य में प्रयोग होना चाहिए, यानी कि ये शब्द वाक्य में होने चाहिए। ठीक है, अब हमने यहाँ पर वाक्य में प्रयोग किया कि तुम अंग्रेजी का अखबार लेकर क्या करोगे, तुम्हारे लिए तो अंग्रेजी काला अक्षर भैंस बराबर है, यानी कि तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती है, तो तुम अंग्रेजी का अखबार लेकर क्या करोगे। ठीक है, अच्छा देखिए, तीसरा हमारा है चंपत होना। तो चंपत होना का मतलब होता है भाग जाना। ठीक है, इसका अर्थ होता है भाग जाना। अब इसका भी हम लोग वाक्य प्रयोग करेंगे, तो इसको मैं लिख देता हूँ, छोटा सा है। ठीक है, वाक्य प्रयोग। तो वाक्य प्रयोग में आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली इसका आपको वाक्य में प्रयोग कर देना। तो देखिए क्या हम कर देते हैं, आयकर। ठीक है, जो इनकम टैक्स वाले होते हैं, आयकर अधिकारियों को, ठीक है, देखकर बड़े बड़े व्यापारी, ठीक है, बड़े व्यापारी शहर से चंपत हो जाते हैं, ठीक है, तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी हमने यहाँ पर क्या कर दिया, चंपत हो जाना का वाक्य प्रयोग कर दिया है। तो क्या कहा गया, आयकर अधिकारियों को देखकर बड़े बड़े व्यापारी शहर से चंपत हो जाते हैं। ठीक है, जो इनकम टैक्स के जो अधिकारी होते हैं उनको जब व्यापारी लोग देखते हैं, क्योंकि व्यापारियों के पास पैसा ज़्यादा होता है, तो वो लोग करते क्या है, उनका टैक्स लगता है। ठीक है, तो इसीलिए वो लोग जो है उनको देखकर शहर से भाग जाते हैं या चंपत हो जाते हैं। समझ में आया। अब ऐसे चौथा देखिए, चौथा भी ऐसे सेम है। चौथा है तोते की तरह रटना। इसका मतलब क्या होगा, इसका अर्थ होगा बिना
अर्थ समझे, ठीक है, पाठ याद करना, यानी कि बिना अर्थ समझे पाठ याद करना, ठीक है। तोते की तरह रटना का अर्थ होगा बिना अर्थ समझे पाठ याद करना। अब वाक्य प्रयोग देखिए, परीक्षा के समय विद्यार्थी तोते की तरह सब कुछ रट लेते हैं, उनको यह समझना चाहिए कि विद्या रटने से नहीं मिलती। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या किया है, तोते की तरह जो रटना है इसको हमने यहाँ पर वाक्य प्रयोग कर दिया है, ठीक है। तो सिंपली आपको भी ऐसे करना है। तो ये आपके लिए भी एक सीख है कि आप लोग ज़्यादा रटिए मत, आप उसे समझिए, ठीक है। तो परीक्षा के समय विद्यार्थी तोते की तरह सब कुछ रट लेते हैं, उनको यह समझना चाहिए कि विद्या रटने से नहीं मिलती। वो आपको कुछ समय तक याद रहती है, बट उसके बाद आप धीरे धीरे उसको भूलते चले जाएंगे। तो इसीलिए इसको आपको क्या करना चाहिए, समझना चाहिए अर्थ को। पाँचवा देखिए, पाँचवा है हमारा हथियार डाल देना, ठीक है। हथियार डाल देने का अर्थ क्या होगा, तो इसको समझ लेते हैं। तो हथियार डाल देना यानी कि हार मान लेना, हार मान लेना, ठीक है। अब इसका भी वाक्य प्रयोग हम कर देते हैं। तो वाक्य प्रयोग डालेंगे हेडिंग वाक्य प्रयोग, ठीक है। चलिए करते हैं इसका भी वाक्य प्रयोग। तो वाक्य प्रयोग में हम क्या लिखेंगे, कारगिल के युद्ध में पाकिस्तानी सेना, ठीक है, पाकिस्तानी सेना ने भारत की सेना के आगे, ठीक है, हथियार डाल दिए, हथियार डाल दिए, ठीक है। तो सिंपली समझ में आया, हथियार डाल देना यानी कि हार मान लेना, ठीक है। तो कारगिल के युद्ध में पाकिस्तानी सेना ने भारत की सेना के सामने हथियार डाल दिए, ठीक है। तो ये आपको यूज आपके वाक्य में हो गया। तो इसी प्रकार से आपको मुहावरे और लोकोक्तियाँ करना होता है। चलिए अब लास्ट वाला अपना देख लेते हैं, छठवां क्या है। तो छठवां हमारा है हाथ पीले करना, ठीक है। हाथ पीले करना का मतलब होता है विवाह करना, विवाह करना, ठीक है। हाथ पीले करना का मतलब होता है विवाह करना। अब इसका वाक्य प्रयोग सिंपल है, आप लोग समझ सकते हैं कि मोहन ने अत्यंत कठिनाई से अपनी दोनों पुत्रियों के हाथ पीले किए, ठीक है। तो ये इसका वाक्य प्रयोग होगा। तो हाथ पीले करना इसका मतलब विवाह करना। वाक्य प्रयोग में जब आप कहेंगे तो मोहन ने अत्यंत कठिनाई से अपनी दोनों पुत्रियों के हाथ पीले किए, कोई ज़रूरी नहीं आप मोहन ही लिखिए, आप जो नाम आपको अच्छा लगता है वो लिख सकते हैं। बट जो ये वाक्य है, ठीक है, ये जो सेंटेंस शब्द हैं ये यहाँ पर यूज होने चाहिए, जो कि मैंने आपको यूज करके बताया है, ठीक है। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि कितने लोगों के हाथ पीले हो चुके हैं, समझ में आया। तो इस प्रकार से आप लोगों को मुहावरे सॉल्व करना होता है। 6 मुहावरे मैंने आपको इस वीडियो में बताए। मैं ये नहीं कहूँगा कि यही 6 आएंगे या फिर इसी 6 को पढ़िए, आप लोगों को मैंने और कई मुहावरे पहले भी बताए हैं, तो उसको भी जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हिंदी व्याकरण में संधि विच्छेद टॉपिक को, और टॉप 10 में आपको जो 10 इंपॉर्टेंट संधि विच्छेद हैं उनको मैं बताने वाला हूं। तो ये 4 से 5 मिनट आप इस वीडियो को जरूर देखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए एक एक को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो देखिए सबसे पहला आपका है कि शिवालय का संधि विच्छेद है, ऐसे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, ऐसे आपको दिया रहेगा और ऑप्शनल दिया रहेगा, ठीक है, ऑप्शंस दिए रहेंगे, कौन सा सही ऑप्शन है उसको आपको लिखना होगा। तो जैसे यहाँ पर है शिवालय का संधि विच्छेद है, का ऑप्शन है शिवाधन लय, ख ऑप्शन है शिवधन आलय, ग ऑप्शन है सीधन वालय, और घ ऑप्शन है शिवाल धन यह। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा शिवधन आलय, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिखना होगा बोर्ड एग्जाम में, क्वेश्चन तो आपको उतारना नहीं, ये आंसर को लिख देना होगा कि इसका फर्स्ट का खा सही है, ठीक है, ऐसे आपको लिख देना होगा। तो ये आपका सही आंसर होगा। ऐसे मैं 10 आपको बताऊंगा, आप स्टेप बाय स्टेप देखते चलिए, इसका PDF भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो देखिए विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद है, विद्यालय जो शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा, विद्यालय है, ठीक है। इसमें भी 4 ऑप्शन है, विद्याधन लय, विद्याधन आलय, विद्याधन आलय, विद्याधन यालय, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा गा, विद्याधन आलय। ये तो आप स्टार्टिंग से ही पढ़ते आए होंगे कि इसका संधि विच्छेद क्या होता है, ठीक है। आगे देखिए हमारा तीसरा आता है कि नदीसह, नदीसह का संधि विच्छेद क्या है। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, देखिए नदी धन ईसाह, नदी धन साह, ना धन दीसाह, नदी धन ईसाह। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे
यहाँ पर नदी धन साह लगा देंगे, लेकिन ये गलत है। आपका जो सही जवाब होगा वो तीसरा का होगा ये, ठीक है, नदी धन ईसा, ये इसका सही आंसर होगा। तो ये आपका तीसरा था। देखिए चौथा हमारा क्या है कि सायकह का संधि विच्छेद है। इनमें से कौन सा सायकह का संधि विच्छेद है? 4 ऑप्शन है, ऐसे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। सैधन अकह, सैधन अकह, साधन अक, सौधन अकह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ये, ठीक है, सायका का संधि विच्छेद होगा सैधन अकह। अब यहीं पर अगर नायका होता तो आपको लिखा होता नय धन अकह, तो वो सही होता, ठीक है। तो ये दोनों अगर पूछे जाते हैं तो आप इसी फॉर्मेट के जरिए इससे सही आंसर दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा पांचवा है सूर्योदय का संधि विच्छेद है। ये भी आपको पता होगा क्योंकि ये जो है आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। तो चलिए मैं बता देता हूँ। का है सूर्यधन उदय, खा है सूर्योधन दया, गा है सूर्यधन उदय और घा है सूर्यधन उदय, ठीक है। तो पांचवा का जो सही आंसर होगा वो होगा सूर्यधन उदय। ये सूर्योदय का संधि विच्छेद है। तो ये आपके पांचवे का सही है। छठवां हमारा क्वेश्चन है कि सतीसा का संधि विच्छेद क्या होगा? सतीसा, ठीक है। तो इसका क्या होगा? इसके पास भी 4 ऑप्शन है, कौन सा इसमें से सही है? तो देखिए सत धन ईसा, सत धन ईसा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये इस प्रकार से है, ठीक है, दोनों में अंतर है। गा है सती धन ईसा और घा है सती धन ईसा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो जो 6 नंबर है इसका सही आंसर होगा सती धन ईसा। तो ये आपका छठवां इंपॉर्टेंट जो है संधि विच्छेद था। अब हम देखेंगे अपना 7वां इंपॉर्टेंट। तो इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा 7वां जो इंपॉर्टेंट संधि विच्छेद है वो क्या है? वो है रमेशा का संधि विच्छेद क्या है? इसमें से रमेशा का संधि विच्छेद क्या है? ये और ये जो लास्ट में बताऊंगा, ये जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सभी इंपॉर्टेंट है, सभी को आप तैयार कर लीजिए। तो रमेशा का संधि विच्छेद क्या होगा? रमधन ऐसा, रमधन ईसा, रमधन ऐसा, रमाधन ईसा। तो 7वें का जो सही आंसर होगा वो ये होगा, रमाधन ईसा, ठीक है। तो रमेशा का संधि विच्छेद ये होगा। उसके बाद में हमारा 8वां है क्वेश्चन कि इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? इत्यादि, तो इसके पास भी 4 ऑप्शन है, का खा गा खा करके। तो का है इत धन आदि, खा है इत्य धन आदि, गा है इत धन आदि और घा है इति धन आदि। तो इसका जो सही आंसर होगा 8वें का वो होगा आपका इत धन आदि। तो मैं इस कलर से लगा रहा हूं क्योंकि यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट बताया है, ठीक है, कि ये सब इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हमारा 9वां क्वेश्चन है संधि विच्छेद में कि पावका का संधि विच्छेद क्या होगा? इसके पास भी 4 ऑप्शन, पोधन अकह, पौधन अकह, पाधन वकह या फिर पावधन अकह। तो इसमें से जो सही आंसर होगा 9वां का वो होगा खा पौधन अकह। याद रखिएगा, इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा तो आपको इसी पर टिक करना है, इसी को लिखना है आंसर में, ठीक है। तो इसके बाद में हमारा लास्ट और 10 नंबर आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? नायिका का संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, तो नायिका का संधि विच्छेद क्या होगा? 4 ऑप्शन है, नय धन अकह, नाय धन कहा, ना धन अयकह और ने धन अकह। तो इसका जो सही आंसर होगा नायिका का वो होगा आपका नय धन अकह। तो ये थे आपके टॉप 10 इंपॉर्टेंट संधि विच्छेद जो कि मैंने। विभक्ति और विवचन में होता क्या है कि आपको एक वर्ड दे दिया जाएगा, ठीक है, जिसमें पूछा जाएगा इसमें कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है। तो जैसे दिया गया है रामाराम, तो इसमें कौन सी विभक्ति है? तो आगे दी रहेगी आपकी विभक्ति और पीछे वचन। तो विभक्ति बताइए इसमें कौन सा है रामाराम में? तो जो सही आंसर होगा उसको आपको लिखना होगा। जैसे इसमें लिखा है का चतुर्थी एक वचन, खा षष्ठी विभक्ति एक वचन, गा षष्ठी विभक्ति बहुवचन या फिर घा द्वितीय विभक्ति बहुवचन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा गा, ठीक है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, ये सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको लिखना होगा विभक्ति और वचन में। तो रामाराम का जो सही विभक्ति और वचन होगा वो होगा षष्ठी विभक्ति बहुवचन, ठीक है, जो कि सही आंसर होगा। तो ऐसे आपको लिखना होगा। देखिए दूसरा हमारा क्या है, यस्य। यस्य में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, ऐसे लिखा रहेगा और आगे ही डैश लगा होगा। देखिए क्या है, का है षष्ठी विभक्ति एक वचन, खा है षष्ठी विभक्ति बहुवचन, गा है चतुर्थी विभक्ति एक वचन और घा है सप्तमी विभक्ति बहुवचन। तो यस्य जो है इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा षष्ठी विभक्ति एक वचन, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा षष्ठी विभक्ति एक वचन, ठीक है। अब हम देखेंगे अपना तीसरा क्वेश्चन। तो देखिए विभक्ति और वचन में हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि हस्तेन, इसमें कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, ठीक है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो का है प्रथमा विभक्ति बहुवचन, खा है पंचमी विभक्ति एक वचन, गा है तृतीय विभक्ति एक वचन और घा है चतुर्थी विभक्ति द्विवचन।
तो जो हस्तेन है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गा, तृतीय विभक्ति एकवचन। ठीक है, तो इन सभी को तैयार करने से तो आपके मार्क तैयार हो जाएंगे, लेकिन जो मैंने और वीडियोस बनाए हैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उनको भी तैयार कर लीजिएगा ताकि आपका ये टॉपिक हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। तीसरा टॉपिक हमारा आता है शब्द युग्म। हमने पढ़ा संधि विच्छेद विभक्ति और वचन, अब पढ़ेंगे शब्द युग्म। इसमें क्या होता है? इसमें होता है जैसे दिया गया है अभिराम, फिर बीच में लगा हुआ डैश, अभिराम। ठीक है, तो इसका सही अर्थ क्या होगा? पहले का पहले लिखा होगा, दूसरे का दूसरे में। ठीक है, तो देखिए का है राम और लक्ष्मण, खा है अब और तब, गा है सुंदर और लगातार, घा है सुंदर और मजबूत। तो इसका मतलब क्या है कि अभिराम का अर्थ इनमें से क्या होगा? और के इधर का आपको देखना है। ठीक है, और अविराम का अर्थ क्या होगा? और के इधर देखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जिधर ये लिखा है उधर ही आपको आंसर देखना है। तो देखिए अभिराम का मतलब होता है सुंदर, ठीक है, और अविराम का मतलब होता है लगातार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुंदर और लगातार। तो अभिराम अविराम का जो अर्थ होगा वो सुंदर और लगातार होगा, इस पर आपको टिक करना है। जैसे देखिए दूसरा हमारा है तरणी और तरणी। ठीक है, दोनों में अंतर है, इसमें ड़ा पर छोटी ई का मात्रा है, इसमें बड़ी ई का। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो तरणी, का है सूर्य और नाव, खा है सूरज और चंदा, गा है नाव और स्त्री, और घा है तरना और स्त्री। तो तरणी और तरणी का जो सही अर्थ होगा वो हो जाएगा आपका सूर्य और नाव। ठीक है, यानी कि तरणी का मतलब होता है सूर्य और तरणी का मतलब होता है नाव। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा देखिए क्या है? अंश अंशु। ठीक है, अंश अंशु, इस पर ये मात्रा लगा हुआ है। ठीक है, तो अंश का मतलब क्या होगा? का है भाग और किरण, खा है सूर्य और भाग, गा है भाग और सूर्य, और घा है भाग और वरुण। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भाग और सूर्य, यानी कि अंश का मतलब होगा भाग और अंशु का मतलब होगा सूर्य। तो सही आंसर इसका हो जाएगा भाग और सूर्य। ठीक है, ये थे आपके तीसरे टॉपिक। ये था को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में होता क्या है? इसमें होता यह है कि एक सेंटेंस दिया रहता है। जैसे आपका फर्स्ट है जिसके आने की कोई तिथि ना हो। ठीक है, ये एक सेंटेंस है। अब इसका एक छोटा सा सेंटेंस लिखना है जिसमें इसका जो अर्थ है उसमें समाहित हो जाए। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं इसको। ठीक है, उस इंग्लिश में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे देखिए जिसके आने की कोई तिथि ना हो, तो इसका होता है अतिथि। ठीक है, जैसे आप लोग वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसे हम कहेंगे अतिथि। ठीक है, इसे इंग्लिश में हम कहते हैं गेस्ट, अगर इंग्लिश में पूछा जाता है तो हिंदी ये आपका मैं पढ़ा रहा हूं तो हिंदी में इसी प्रकार से आपको लिखना है। देखिए अतिथि वह है जिसके आने की कोई तिथि नहीं है। तो देखिए इस वाक्य का अर्थ इस इतने से वाक्य में समाहित हो गया। तो इसी प्रकार से आपको सबको लिखना है। जैसे दूसरा देखिए क्या है? पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान। तो पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है अंतरिक्ष। ठीक है, तो इस सेंटेंस का, इस वाक्य का जो अर्थ है वो मैंने एक ही अक्षर में लिख दिया, एक ही वर्ड में। ठीक है, तो इसी को हम कहेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे तीसरा देखिए जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो उसे हम लोग कहते हैं अजात शत्रु। इसका पीडीएफ भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, पहले पढ़ लीजिए। तो उसे हम कहते हैं अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु ना हो यानी कि दुश्मन ना हो उसे हम कहते हैं अजात शत्रु। ठीक है, समझ में आया? ये आपके बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, तो भी आप ऐसे इसे टिक कर सकते हैं। जो सही होगा उसका टिक आप कर देंगे। पहले वीडियो अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो। देखिए चौथा हमारा है जिसका वर्णन ना किया जा सके। तो जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता उसे हम कह सकते हैं अवर्णनीय। अवर्णनीय का मतलब जिसका वर्णन ना किया जा सके। ठीक है, अब पांचवा देखिए क्या है? ईश्वर में विश्वास रखने वाला। तो ईश्वर में विश्वास रखने वाले को हम कहते हैं आस्तिक। आस्तिक। ठीक है, विश्वास ना रखने वाले को हम क्या कहेंगे? आ के स्थान पर ना लिख देंगे नास्तिक। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक और ईश्वर में विश्वास ना रखने वाला नास्तिक। ठीक है, याद रखिएगा, वो भी पूछा जाता है। इसके बाद में हमारा छठवां है कि किसी के उपकार को ना मानने वाला। तो जो दूसरों के उपकार को ना माने, ठीक है, उसे हम कहते हैं कृतघ्न। कृतघ्न। ठीक है, अब देखिए हमारा सातवां है जो स्त्री कविता लिखती हो। तो जो स्त्री कविता लिखती है उसे हम क्या कहेंगे? कवित्री। ठीक है, कवित्री। और जैसे जो पुरुष कविता लिखता हो उसे हम क्या कहेंगे? कवि। ठीक है, इसके बाद में हमारा आठवां इंपॉर्टेंट है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कि जानने की इच्छा रखने वाला। तो जानने की इच्छा रखने वाले को हम कहते हैं जिज्ञासु। जैसे अगर आपको जानने की इच्छा रखते हैं तो हम आपको कह सकते हैं
जिज्ञासु। इसके बाद में देखिए हमारा 9वां है कि प्रतिदिन प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र, यानी कि प्रतिदिन जो समाचार पत्र प्रकाशित होता है उसे हम कहते हैं दैनिक। ठीक है, तो इसका संक्षिप्त में जो आंसर होगा वो दैनिक होगा। तो प्रतिदिन प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र दैनिक। तो 10वां देखिए संयम से और कम खर्च करने वाला, तो इसे हम लोग कहेंगे मितव्ययी। मितव्ययी यानी कि ये व्यय कम करता है। ठीक है, एक संयम से और कम खर्च करता है, उसे हम कहते हैं मितव्ययी। उसके बाद में हमारा 11वां है कि जो अधिक बोलता हो, तो उसे हम लोग कहेंगे वाचाल। ठीक है, वाचाल, जो अधिक बोलता हो उसे हम कहते हैं वाचाल। ठीक है, इसके बाद में देखिए हमारा 12वां है कि जो पत्र पत्रिकाओं का संपादन करता हो उसे हम कहेंगे संपादक। सिंपल है। ठीक है, तो जो पत्र पत्रिकाओं का संपादन करता हो उसे हम कहेंगे संपादक। तो ये आपका 12 नंबर है। ठीक है, तो ये समझ में आया। इसके बाद में हमारा 13वां है कि सदा सत्य बोलने वाला, तो सदा सत्य बोलने वाले को हम कहेंगे सत्यवादी। सत्य का मतलब सत्य, वाद का मतलब बोलने वाला। ठीक है, तो सत्यवादी। इसके बाद में हमारा 14वां इंपॉर्टेंट है कि जो वंदना करने योग्य हो, जो वंदना करने योग्य हो उसे हम कहेंगे वंदनीय। ठीक है, वंदनीय। उसके बाद में हमारा 15वां है कि जिसका विश्वास किया जा सके, तो जिसका विश्वास किया जा सके उसे हम कह सकते हैं विश्वसनीय। ठीक है, विश्वसनीय। ठीक है, इसके बाद में हमारा 16वां इंपॉर्टेंट है कि जिसका कोई दूसरा ना हो, जिसका कोई दूसरा ना हो, यानी कि जिसका कोई दूसरा पालन पोषण करने वाला ना हो उसे हम कहेंगे अनाथ। अनाथ। ठीक है, समझ में आया। जिसका कोई दूसरा ना हो उसे हम कहेंगे अनाथ। उसके बाद में हमारा 17वां इंपॉर्टेंट है कि जिसकी उपमा ना दी जा सके, तो जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती है उसे हम कहेंगे अनुपम। ठीक है, अनुपम। इसके बाद में हमारा 18वां इंपॉर्टेंट है कि 100 वर्ष की आयु पूरा करने वाला, तो जो 100 वर्ष की आयु पूरा करता है उसे हम कहेंगे शतायु। ठीक है, 100 वर्ष की आयु पूरा करने वाला शतायु। इसके बाद में हमारा 19वां है कि चित्र बनाने वाला व्यक्ति, तो जो चित्र बनाने वाला व्यक्ति होता है उसे हम क्या कहते हैं? चित्रकार। ठीक है, आर्टिस्ट, तो चित्रकार। इसके बाद में हमारा लास्ट है क्या है जी? सेना के रहने का स्थान, तो सेना के जो रहने का स्थान होता है उसको हम लोग कहते हैं छावनी। ठीक है, इसका जो होगा अनेक शब्द के लिए एक शब्द, वो एक शब्द होगा छावनी। ठीक है, तो ये थे आपके टॉप 20 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने और लिखा है, किस लिए? इसका आंसर आप लोग मुझे दीजिएगा किसमें? कमेंट में। तो देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं। क्या है कि जिसकी कल्पना ना की जा सके, ठीक है, उसे हम क्या आपको टाइम से मिलते रहें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आपका है, इसमें क्या करना होता है? फर्स्ट क्वेश्चन है मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा। इसमें आपको गलतियां वाक्य में रहती हैं, उनको सुधारना होता है। जैसे मैंने इंग्लिश में आपको पढ़ा था सिंटैक्स, सिंटैक्स में आपको सेंटेंस में कुछ मिस्टेक्स होती थी, उनको सुधारना होता था। उसी प्रकार यहाँ पर हिंदी के वाक्य जो है सेंटेंस हैं, उनमें कुछ गलतियां होंगी जिसको आपको सुधार कर लिखना है। इसी को हम कहेंगे वाक्य संशोधन, यानी कि वाक्य को संशोधित करना, शुद्ध करना। चलिए सीखते हैं। जैसे मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा, इस प्रकार से है। तो इसको आपको अगर बनाना है तो इस प्रकार से आप बनाइए, मैं तुमसे रविवार, ठीक है, को मिलूंगा। ठीक है, क्यों मैंने इस प्रकार से बनाया? देखिए ऊपर जो गलतियां थी कुछ, उसको मैंने सुधार कर नीचे इस प्रकार से लिख दिया है। इसी को हम कहेंगे ये है आपका गलत मेथड ऊपर का। इस प्रकार का क्वेश्चन होगा और इस प्रकार से आपको लिखना होगा, ये होगा आपका आंसर। क्या हुआ कि मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा। अब यहाँ पर के दिन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, आप केवल को में भी काम चला सकते थे, जो कि एकदम फिट है इस सेंटेंस के लिए। मैं तुमसे रविवार को मिलूंगा, देखिए सिंपली आप कहते होंगे मैं सोमवार को मिलूंगा, मैं शनिवार को जाऊंगा, तो को आपने डेली लाइफ में भी इसे यूज कर सकते हैं। जैसे मैं रविवार को स्कूल जाऊंगा, तो रविवार के दिन भी आप कह सकते थे, लेकिन आप रविवार को कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको शुद्ध करना होगा। दूसरा देखिए क्या है, ऐसे मैं 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊंगा। मुझे 30 रुपया चाहिए, मुझे 30 रुपया चाहिए। देखिए इसमें गलती क्या है, मुझे 30 रुपये का स्थान पर रुपये रहेगा। ठीक है, क्योंकि कई रुपया है, 30 रुपया है, 1 रुपया तो है नहीं। तो 1 रुपया चाहिए होता तो आप 1 रुपया लिख देते, लेकिन मुझे 30 रुपये चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका बहुवचन है तो 30 रुपये रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तीसरा देखिए हमारा क्या है, जब आप 15 सभी देख लेंगे, फाइनल
तब आपको समझ में बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए लास्ट तक देखिए और पीडीएफ भी मैं दे दूंगा, उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए क्या है, कृपया कर यह पत्र लिख दें, कृपया कर यह पत्र लिख दें। यहाँ पर कर किस लिए लिखा गया है, आप इस प्रकार से तो भी लिख सकते थे, कृपया यह पत्र लिख दें। ठीक है, इस कर का कोई मीनिंग नहीं है, तो आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये आपका शुद्ध रूप हो जाएगा, कृपया यह पत्र लिख दें। ठीक है, ये कर कोई यूज इसका नहीं है, कृपया यह पत्र लिख दें। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको शुद्ध करना होता है। चौथा देखिए, जैसे ऐसे समझिए, सज्जन पुरुष सबका भला चाहता है, सज्जन पुरुष सबका भला चाहता है। तो जो सज्जन पुरुष है वो कई पुरुष हैं, तो हम लोग यहां लिखेंगे सज्जन पुरुष सबका भला चाहते हैं। ठीक है, सबका भला चाहते हैं। थोड़ी थोड़ी गलतियां रहती हैं, उनको आपको इम्प्रूव करना होता है, सुधारना होता है, इसी को हम कहते हैं वाक्य संशोधन। सज्जन पुरुष सभी का भला चाहते हैं, सज्जन पुरुष सबका भला चाहते हैं। ठीक है, कई सज्जन पुरुष हैं, जैसे सज्जन पुरुष की यहाँ पर बात हो रही है, तो सज्जन पुरुष जो है ये सबका भला चाहते हैं, या भला चाहता है नहीं रहेगा। ठीक है, आगे देखिए, क्या आपका भविष्य उज्जवल हो। ये उज्जवल वाला जो है ये कई जगह पर पूछा जाता है। ठीक है, और इसमें सोचते हैं एग्जामिनर की जो बच्चे हैं वो गलतियां करेंगे। ठीक है, तो किस प्रकार से जो बच्चे पढ़ रहे रहते हैं वो होशियार रहते हैं, कैसे लिखेंगे, आपका भविष्य। ठीक है, अब अगर उज्जवल लिखना आप लोगों को पता है तो सही बात है, नहीं तो इस प्रकार से उज्जवल लिखा जाएगा। जो जा होता है वो दोनों जा आपका हाफ होता है। ठीक है, तो उज्जवल हो, आपका भविष्य उज्जवल हो। अब बहुत सारे लोगों को आप नहीं पता होगा, आपके क्लास में भी हो सकते हैं, उज्जवल कैसे लिखते हैं। तो इसी सब को आपको वाक्य संशोधन में पढ़ना पड़ता है, छोटी छोटी गलतियां। उज्जवल यहाँ पर दोनों में डिफरेंस है, ये गलत ये सही है। बहुत सारे लोग इसी प्रकार से लिखेंगे, लेकिन आपको इस प्रकार से लिखना है। इसके बाद में हमारा छठवां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोहन अगले सोमवार को वाराणसी गया, यानी कि मोहन अगले सोमवार को वाराणसी गया। अगले का मतलब क्या, अगले का मतलब आने वाला है। ठीक है, तो ये गलत है, आपको लिखना पड़ेगा पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, वैसे हिंदी हम पढ़ रहे हैं तो मोहन पिछले सोमवार लिखिए, जो पीछे जा चुका है। तो पिछले सोमवार को वाराणसी गया, सोमवार को वाराणसी गया। तो इस प्रकार से आप लोगों को लिखना होगा। ठीक है, गलतियां नहीं करनी है आप लोगों को, थोड़ी थोड़ी गलतियां। मैं कई वीडियो इस पर बनाऊंगा और बना भी एक आध वीडियो और चुका हूं। तो जब आप सर्च करेंगे कि वाक्य संशोधन शुभम लेक्चरर, तो आपके सामने वीडियोज आ जाएंगे। ठीक है, किसी को भी सर्च करना हो तो उसके नाम लेकर उस टॉपिक को सर्च कीजिए, अगर उस टॉपिक को मैंने पढ़ाया तो जरूर आएगा वीडियो। अगला देखिए, तुमको मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए, तुमको मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए। यहाँ पर अगर हम तुमको को तुम्हें लिख दें तो कोई गड़बड़ है नहीं, तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए, तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से बना सकते हैं। तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करना के स्थान पर आप करनी कर दीजिए, तुमको के स्थान पर तुम्हें। ठीक है, जितना छोटा हो जाएगा, बस आपका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। देखिए, यहाँ पर कहा गया तुमको मन लगाकर पढ़ाई करना चाहिए, यहाँ पर कहा गया तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, तो अर्थ नहीं बदला है, लेकिन मैंने शुद्ध कर दिया, इसी को हम कहते हैं वाक्य संशोधन। चलिए आठवां अपना देखते हैं इंपॉर्टेंट। तो देखिए स्टूडेंट, जो हमारा आठवां है वो क्या है, वह परिश्रम करता है लेकिन फिर भी पास नहीं होता। यानी कि वह परिश्रम करता है लेकिन वो फिर भी पास नहीं होता। यहाँ पर आपको लेकिन लगाने की कोई जरूरत है, आप इतने से भी तो आपका वर्ड वाक्य बन जाएगा, वह परिश्रम करता है फिर भी पास नहीं होता। ये ऐसे भी सिंटैक्स इंग्लिश में भी होता था। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर भी होता है। देखिए क्या हम बनाएंगे इसको, क्या सही आंसर होगा, वह परिश्रम करता है फिर भी पास नहीं होता, यानी कि परिश्रम करता है फिर भी पास नहीं होता। ठीक है, मन लगाकर परिश्रम नहीं करता है, पर आप लोगों को मन लगाकर करना है। ठीक है, तो वह परिश्रम करता है फिर भी पास नहीं होता। इसके बाद में देखिए हमारा नौवां क्या है, हमें सदैव हमेशा परिश्रम करना चाहिए। देखिए गलतियां क्या हैं, हमें सदैव परिश्रम करना चाहिए, हमें हमेशा परिश्रम करना चाहिए। तो जो इसमें दोनों लगे हैं, सदैव हमेशा दोनों लगे हैं, एक को आप रिमूव कर दीजिए। हमें सबसे पहले सदैव है तो हम सदैव का ही लिख देते हैं, सदैव परिश्रम करनी चाहिए। ठीक है, दोनों की क्या आवश्यकता है, पढ़कर देखिए अच्छा लग रहा है दोनों, बिल्कुल नहीं। ठीक है, हमें सदैव परिश्रम करना चाहिए।
तो ऐसे आप लोगों को गलतियों को सुधारना है। आपका जो वाक्य त्रुटि है वो आसानी से टॉपिक ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, हमें सदैव परिश्रम करना चाहिए। इसके बाद में देखिए हमारा 10वां क्या है, तो ये आपके समझ में 9वां तो आ चुका होगा, सिंपल है, ठीक है। 10वां देखिए हमारा क्या है, 10वां है वह मुझे बुलाया है। तो वह मुझे बुलाया है, ये कोई टॉपिक नहीं है, अच्छा वाक्य नहीं है। वह मुझे बुलाया है तो आप लिखिए उसने मुझे बुलाया है। थोड़ा आपको माइंड लगाना पड़ेगा, यहाँ पर सब कुछ सरल है, ठीक है। तो उसने मुझे बुलाया है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ऐसे आप लोग कीजिएगा, समझ में आ रहा है। 11वां क्वेश्चन देखिए, वहां अनेकों विद्वान उपस्थित थे। अब अनेकों लिखने की क्या जरूरत थी, अनेक से भी तो अच्छा वाक्य बन सकता था। तो लिखिए वहां अनेक विद्वान उपस्थित थे, ठीक है। तो अनेकों मत लिख दिएगा, तो वहां अनेक विद्वान उपस्थित, वहां अनेक विद्वान उपस्थित थे। चलिए बराबर देखते हैं क्या है। महादेवी वर्मा सुप्रसिद्ध कवित्री हैं। क्या गलती है बताइए। बहुत सारे बच्चे कहेंगे है इसमें क्या गलती है, कुछ दिख नहीं रहा है। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए क्या है, महादेवी वर्मा, इसमें तो कोई गलती नहीं होगी, आपके लेसन में भी होगा, ठीक है। सुप्रसिद्ध में भी कोई गलती नहीं है, तब गलती कहाँ है भैया। तो गलती यहाँ पर है, देखिए कवित्री कैसे लिखते हैं पता है, तो ये देखिए ऐसे कवित्री लिखते हैं, ठीक है। हाँ याद रखिएगा, ये कवित्री वाला क्वेश्चन कई प्रकार से पूछा जा सकता है। महादेवी वर्मा दिया गया है, कहीं आपको सुमित्रा नंदन पंत दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन आपको कवित्री लिखना सही से आना चाहिए। तो 12वां क्या है हमारा कि महादेवी वर्मा जी सुप्रसिद्ध कवित्री हैं। तो इसको हम कैसे बनाएंगे सीखिए। तो क्या है, महादेवी वर्मा सुप्रसिद्ध कवित्री हैं, यानी कि इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। ये इसका सही होगा कवित्री लिखने का तरीका। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन, बच्चों को काटकर सेब दीजिए। बच्चों को काटकर सेब दीजिए, ये कैसा सेंटेंस है। तो ऐसी त्रुटियां आपको पहचाननी है। अब बच्चों को काटकर हम सेब देंगे या फिर सेब काटकर बच्चों को देंगे। तो लिख दीजिए भैया सही आंसर, सेब काटकर बच्चों को दीजिए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे लिखिएगा, नहीं तो बच्चों को काटकर आप सेब दें। तो सेब काटकर बच्चों को दीजिए। देखिए मैंने कोई वर्ड इसमें गायब भी नहीं किया, या आपका सही बन गया। आप तो कहेंगे सेब काटकर बच्चों की दीजिए, यानी कि आपको सेब बच्चों को देना है। अब बच्चों को काटकर आप सेब दीजिए, ये गलत है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग समझिए। 14वां हमारा है, एक पानी का गिलास लाओ। देखिए क्या गलती है इसमें, एक पानी का गिलास लाओ। तो हम लिख देंगे एक गिलास पानी लाओ, यानी कि वो पानी तो मांग रहा है, तो हम लिख देंगे इसको सही तरीके से, एक गिलास पानी लाओ, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको त्रुटियां जाननी है। लास्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि मेरे को अभी जाना है। अब मेरे को अभी जाना है, ये कैसा स्टाइल है भैया। तो चलिए समझते हैं, मुझे अभी जाना है, मुझे अभी जाना है। तो ऐसे ऐसे आपको सीखना होगा, एक एक वर्ड को जानना होगा, एक एक टॉपिक को जानना होगा, तब जाकर आप हिंदी में 100/100 गेन कर पाएंगे। और अगर आप इस तरह चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और मेरे हर वीडियो को लाइक करिएगा, ताकि मैं आपके लिए वीडियो लगातार प्रोवाइड कराता रहूं। एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज बनाने के लिए, ठीक है। तो इतना काम आप लोग कर दीजिएगा, बाकी का काम तो मैं कर लूंगा, ठीक है। आपके लिए बढ़िया अच्छे अच्छे वीडियोज, अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर आऊंगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहिए। अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स खाली है, वहां पर जाकर आप मुझे कमेंट एक बता सकते हैं अपनी राय, और मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा।